वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई ब्लडी मेरी नाम की एक मूवी को लेकर आया हूँ और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। उसी तरह ये मूवी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ही थ्रिलिंग है। काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि मूवी 1.5 घंटे की है, लेकिन कहानी बहुत ही लंबी है। आगे कहानी में क्या होने वाला है ये ऑडियंस के अंदर थोड़ा क्यूरियोसिटी पैदा करती है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस कहानी के दौरान आपको ऐसी कौन सी चीज अजीब लगी। वीडियो खत्म होने से पहले आप उस चीज को ऑब्जर्व करके कमेंट करके बताना जरूर। वीडियो के एंड में मैं आपको वो बात बताऊंगा। सो कहानी को गौर से सुनिए, देखिए। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले ज्यादा प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक हस्बैंड वाइफ एक ऑर्फनेज को आते हैं एक बच्चे को गोद लेने के लिए। वहाँ की केयर टेकर इन कपल्स को अपने बच्चों के पास ले जाती है। इस ऑर्फनेज में तकरीबन 12 या 15 बच्चे होते हैं और कहने लगती है कि आप लेफ्ट साइड में जो बच्चे हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए, राइट साइड में जो 3 बच्चे हैं उनको नहीं, क्योंकि ये थोड़ा अबनॉर्मल बच्चे हैं। मेरी बच्ची भी यहीं पर रहती है। सारे बच्चों को देखने के बाद वो कपल उस केयर टेकर से कहने लगते हैं, ठीक है मैडम, हम घर जाकर डिसाइड करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसी रात 3 बच्चे, एक लड़की 2 लड़के अपने ही प्लेस में बैठकर कैरम बोर्ड खेलते रहते हैं। तभी वहाँ पर वो कपल आते हैं जो आज सुबह आए थे और एक्चुअली ये लोग बच्चों को किडनैप करने के लिए आए हैं। वो लोग ऑर्फनेज का पावर कट करके जो हेल्थी बच्चे होते हैं उनको किडनैप कर ले जाते हैं और जो अबनॉर्मल होते हैं उनको छोड़ देते हैं। इसी दरमियान में एक बंदा अपने फेस पर मास्क पहनकर उस केयर टेकर को गला काट देता है, उसे मार देता है और ये चीज वो छोटी बच्ची अंधेरे में देख लेती है। सुबह होने के बाद इस ऑर्फनेज को पुलिस वाले आते हैं पूछताछ करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। छोटी बच्ची कहने लगती है कि मैं हत्या होते हुए नहीं देखी, लेकिन मैं जरूर सुना। पुलिस वाले कहने लगते हैं, सुनने से काम नहीं चलेगा बेटा, देखना चाहिए। किसी भी केस में आई विटनेस होना जरूरी है। इस तरह से पुलिस आगे की कार्रवाई नहीं करती। उसके बाद सीन बहुत सालों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। इसी का नाम है मेरी, जो किसी हॉस्पिटल में काम करती रहती है। उसी हॉस्पिटल में कांताराव नाम का एक डॉक्टर होता है जो मेरी पर इसकी बुरी नजर होती है। खैर मेरी अपनी नाइट ड्यूटी खत्म होने के बाद चाय वगैरह लेकर अपने घर जाने लगती है। मेरी की फ्लैट के अपोजिट साइड ही एक और बंदा रहता है जिसका नाम होता है वासु। वासु मेरी से प्यार करते रहता है, हमेशा उससे बात करने की कोशिश करते रहता है, लेकिन मेरी वासु पर इतना इंटरेस्टेड नहीं होती, उसे इग्नोर करती रहती है। खैर मेरी के साथ साथ 2 और लड़के होते हैं। इस बंदे का नाम है राजू, जो एक बहरा है, और दूसरे बंदे का नाम है बादशाह, और ये बंदा गूंगा है। अब इन दोनों के बारे में बात करें तो बादशाह एक एक्टर बनना चाहता है। हालांकि ये बोल नहीं सकता, डायलॉग डिलीवरी कर नहीं सकता, लेकिन मूवीज में चांस के लिए ऑडिशन पे जाता रहता है। अब राजू एक कैमरामैन बनना चाहता है, इसके लिए कैमरा तो चाहिए। सो हर महीना राजू मेरी से कुछ पैसे लेते रहता है, मतलब पैसे जमा करता रहता है कैमरा लेने के लिए। खैर थोड़ी देर बाद कांताराव डॉक्टर मेरी को कॉल करके ये बताने लगता है कि मेरी, तुम्हारा बरसों का सपना अब पूरा होने वाला है। तुम फटाफट से अच्छी सी साड़ी पहनकर टिप टॉप से रेडी होकर मेरे पर्सनल क्लिनिक को आ जाओ। सो मेरी बिना सोचे समझे उसी तरह से टिप टॉप से रेडी होकर कांताराव के पास जाती है और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि मेरी को कुछ चाहिए। सो कांताराव मेरी से कहने लगता है कि इसके लिए 2 लाख रुपए खर्चा होंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। अगर तुम मेरी जरूरत को पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हारा काम आसान कर दूंगा। ऐसा कहते हुए उसको सेक्सुअली अब्यूज करने लगता है, इधर उधर टच करने लगता है। मेरी को बहुत गुस्सा आता है, कांताराव को धक्का दे देती है। उसी दूरी पर एक चाकू होती है। सो कांताराव की गर्दन उस चाकू से जा टकराती है। फौरन कांताराव की मौत हो जाती है। मतलब ये सब झटके में हो जाता है। कांताराव की मौत देखकर मेरी बहुत घबरा जाती है, इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फौरन वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। इस तरफ बादशाह अपना ऑडिशन देने के लिए किसी जगह पर आता है। वही दूसरे कमरे में एक डायरेक्टर एक लड़की के साथ होता है। ये डायरेक्टर इस लड़की को फिल्म में ऑफर देते रहता है और इसके बदले ये डायरेक्टर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहता है। ये लड़की कहने लगती है, पहले तो मूवी में मेरा कैरेक्टर दिलवा दो, बाद में देखेंगे। लेकिन वो डायरेक्टर इस लड़की को जबरदस्ती करने लगता है। सो इरिटेशन में आकर ये लड़की अपने हाथ में जो अवार्ड होता है उस अवार्ड से उस डायरेक्टर के माथे पर मार देती है। ये बेचारा भी नीचे गिर के मर जाता है। इसकी मौत देखकर ये लड़की भी शौक में रह जाती है। अब ये सारी चीज दूसरे कमरे से बादशाह देखते रहता है। ये देखने के बाद फौरन वो वहाँ से भाग जाता है। इस तरफ राजू किसी बंदे से मुलाकात करने के लिए आता है। उस बंदे को पैसे देकर उस बंदे से बहुत ही अच्छा कैमरा ले लेता है, मतलब उस कैमरे को खरीद लेता है। थोड़ी देर बाद जब मेरी वापस अपने घर आती है, इसके घर में ऑलरेडी बादशाह बैठा होता है। ये दोनों घबराने लगते हैं। अब यहाँ पर मेरी को ये नहीं पता कि बादशाह के साथ क्या हुआ, उसी तरह बादशाह को ये नहीं पता कि मेरी के साथ क्या हुआ।
तभी कोई बंदा दरवाजा खटखटाने लगता है। ये देखकर ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। दरवाजा खुलने पर यह बात पता चलती है कि वो और कोई नहीं राजू होता है। अपना कैमरा लेकर मेरी की फोटो खींचता है। तभी बादशाह ये ऑब्जर्व करता है कि राजू की गालों पर कुछ चोट है, जिसका मतलब राजू मार खा के आया। इन दोनों को जो कुछ हुआ वो बताने लगता है। राजू अपना कैमरा लेकर इधर उधर की फोटो खींचते रहता है। तभी एक बंदा राजू के हाथ में उस कैमरे को देख लेता है और इस कैमरे को पहचान लेता है कि ये कमरा इन्हीं लोगों का है। अब राजू बेचारा बहरा है, वो लोग कुछ और कहते रहते हैं, ये बंदा कुछ और सुनते रहता है। इस तरह से वो लोग राजू के हाथ से कैमरा छीनकर उसे मारपीट देते हैं। मार खाने के बाद राजू उस ऑडिशन प्लेस पर आता है जहाँ पर बादशाह आने वाला था। तभी उसी जगह पर राजू को एक कैमरा नजर आता है। आसपास देखा कोई नहीं था। राजू इस कैमरे को अपने साथ ले आया। इस तरह से जब राजू मेरी को उस कैमरे में फोटोज दिखाते रहता है, इसी दरमियान में इन दोनों को एक वीडियो नजर आती है। इस वीडियो में वो डायरेक्टर इस कैमरे को कहीं पर छुपा के रखा होता है, क्योंकि ये डायरेक्टर उस लड़की के साथ कांड करके उसको ब्लैकमेल करे, अपने दोस्तों को दिखाए। ये देखने के बाद बादशाह फौरन मेरी और राजू के पास आकर कहने लगता है कि इसी चीज को मैंने अपनी आंखों से देखा। अब देखो ये लड़की उस डायरेक्टर को मार देगी। तो सेम उसी तरह से वो लड़की उस डायरेक्टर को मार देती है। तभी थोड़ी देर बाद उस लड़की का पति वहाँ पर आता है। इसका नाम होता है प्रभाकर और एक सीआई होता है। एक्चुअली प्रभाकर अपनी वाइफ को रंगे हाथों पकड़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर कुछ और मामला होता है। शॉकिंग बात यह है कि वो डायरेक्टर अभी भी मरा नहीं होता। सो प्रभाकर अपनी वाइफ को अपने कंट्रोल में लाने के लिए उस डायरेक्टर को कुचल कुचल के मार देता है और उसकी लाश को थोड़ा दूर फेंक देता है। तभी वो कैमरा वहाँ से निकलकर बाहर गिरता है, राजू के हाथ लग जाता है। खैर थोड़ी देर बाद मेरी के घर सीआई प्रभाकर आता है, क्योंकि पुलिस को ये बात पता चली कि डॉक्टर कांताराव की मौत हो चुकी है। अब मेरी तो उसी हॉस्पिटल में काम करती है। इसी की पूछताछ करने के लिए प्रभाकर मेरी के पास आता है। मेरी कहने लगती है कि मुझे नहीं पता सर कि कांताराव की मौत हो गई, मेरी तो नाइट शिफ्ट है। इसी दरमियान में प्रभाकर उस कैमरे को देखता है जो राजू ने उठाकर लाया था। उस कैमरे में प्रभाकर फोटोग्राफ्स वीडियोस को चेक करने लगता है। तभी शेखर बाबू नाम का एक बंदा प्रभाकर को कॉल करता है, क्योंकि प्रभाकर शेखर बाबू के 2 आदमी को गिरफ्तार करके रखा। खैर और कुछ पूछताछ करने के बाद प्रभाकर वहां से चला जाता है। तब जाके मेरी राजू और बादशाह को जो सच है वो बताने लगती है कि इसी ने कांताराव को मार दिया गलती से। और थोड़ी देर बाद वासु अपना लैपटॉप लेकर मेरी के घर आता है, क्योंकि वासु के घर में पावर नहीं, इसको चार्ज करने के लिए कहता है। वासु जाने के बाद मेरी को एक जबरदस्त आइडिया आता है। मेरी बादशाह का फोन लेकर प्रभाकर को कॉल करती है और कहने लगती है, वाह 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 सीए प्रभाकर, तुमने उस डायरेक्टर को तो बहुत ही आसानी से मार दिया, लेकिन सबूत का क्या? मेरे पास उसका सबूत है। रात में तुम 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ। ऐसा कहते हुए प्रभाकर को एक एड्रेस बता दी है, और यहाँ पर प्रभाकर को ये नहीं पता कि कॉल करने वाली मेरी है। रात होने के बाद जब मेरी, राजू, बादशाह ये तीनों अपने घर से बाहर जा रहे होते हैं पैसे लाने के लिए, तभी इनके घर की पावर चली जाती है। उसी वक्त प्रभाकर इनके घर में एंट्री देता है, क्योंकि प्रभाकर उस फोन को ट्रैक कर लिया था। उसके बाद क्या था, प्रभाकर इन तीनों को बांध देता है और एक एक से पूछने लगता है कि वो कैमरा कहाँ पर है, मेरा सबूत मुझे दे दो, मैं तुम तीनों को छोड़ दूंगा। इसी पूछताछ के दौरान प्रभाकर को यह बात पता चलती है कि राजू बहरा है, बादशाह गूंगा। खामखा ये इतनी देर से इन दोनों को टॉर्चर करके पूछ रहा था। इसी दौरान वासु मेरी के घर आता है अपना लैपटॉप वापस लेने के लिए। मेरी वासु को उसका लैपटॉप दे देती है। उसके बाद मेरी राजू से कहने लगती है कि राजू उसको वो कैमरा दे दो। प्रभाकर उस कैमरे को लेने के बाद उस कैमरे को चूकनाचूर कर देता है, उसकी मेमोरी कार्ड चबाकर निगल लेता है, मतलब इस सबूत को मिटा देता है। सबूत मिटाने के बाद प्रभाकर ठान लेता है कि ये इन तीनों को मार देगा, क्योंकि इन तीनों से इसको खतरा है। लेकिन मेरी प्रभाकर को सीट पे बिठाकर उसको एक जबरदस्त ट्विस्ट देती है कि सर मैंने बचपन में ही मौत को अपनी आंखों से देखा, करीब से देखा। ऐसा कहकर अपने बचपन का इंसिडेंट बताने लगती है। बचपन में जब मेरी, राजू, बादशाह ये तीनों कैरम बोर्ड खेल रहे थे, इनके ऑर्फनेज में कुछ गुंडे घुस आए। और यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि मेरी अंधी है। मेरी की माँ मरते मरते मेरी को राजू और बादशाह की देखरेख करने के लिए कहा था। सो अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए ही मेरी एक हॉस्पिटल में ज्वाइन हुई। एक्चुअली मेरी कम्प्लीटली ब्लाइंड नहीं होती, उसे धुंधला धुंधला सा नजर आते रहता है। सो अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए ही वो कांताराव से बात किया करती थी। सो कांताराव ने टेम्पोररी मेरी को कॉन्टैक्ट लेंस दिया था। बिना कॉन्टैक्ट लेंस से मेरी कुछ भी नहीं देख सकती। इस तरह से कहते हुए मेरी प्रभाकर को ये कहने लगती है कि वो सबूत कहीं पर भी नहीं गया, वो सबूत वासु के लैपटॉप में सेफ है। अगर तुमने हम लोगों के साथ कुछ भी किया
तो वो वीडियो सारे विजयवाड़ा में टेलीकास्ट हो जाएगी, तो चुपचाप तुम 5,12,000 रुपए हमको दे दो। सो प्रभाकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मेरी राजू और बादशाह को अपने घर से बाहर लाती है, मतलब प्रभाकर से पैसे लेने के लिए। बाद में पता चलता है कि मेरी के पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं, प्रभाकर को भटकाने के लिए ऐसा झूठ कहा। अब इन तीनों के पास एक ही ऑप्शन है कि ये शहर छोड़कर भाग जाए, वरना प्रभाकर इन तीनों को मार देगा। इस तरह प्रभाकर अपने घर जाते आते अपने दोस्तों को कॉल करते रहता है, मतलब पैसे अरेंज करने के लिए कहता रहता है। इसी रास्ते के दौरान प्रभाकर किसी बस स्टॉप पर वासु को देखता है, जो अपना लैपटॉप यूज करता रहता है। सो प्रभाकर फौरन वासु के पास जाता है, उस वीडियो के बारे में पूछने लगता है। अब बेचारे वासु को उस वीडियो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सो प्रभाकर को अपने लैपटॉप में वो वाले वीडियोस दिखाने लगता है। खैर जो भी हो, प्रभाकर वासु को मार पीट के उसका लैपटॉप छीन के ले जाता है। दोबारा वो मेरी के घर आता है, लेकिन ऑफकोर्स तब तक मेरी, राजू, बादशाह वो तीनों अपने घर से भाग चुके होते हैं। इस तरफ ये तीनों शेखर बाबू नाम के एक बंदे से मिलने के लिए किसी बीच पर आते हैं। मतलब जब प्रभाकर मेरी के घर आया था, प्रभाकर को शेखर बाबू ने कॉल किया था। इससे मेरी समझ जाती है कि शेखर बाबू प्रभाकर का दुश्मन है। सो इसी की हेल्प लेने के लिए उसका एड्रेस पता करके यहाँ पर आती है। पहले तो शेखर के आदमी शेखर से मिलने नहीं देते, लेकिन मेरी शेखर के रेड हैंड अपी नाम के एक बंदे से बहुत रिक्वेस्ट करती है, उसका हाथ पकड़कर। बेचारा पिघल जाता है। अपी इन तीनों को लेकर शेखर बाबू के पास जाता है। शेखर इन तीनों की बात सुनना नहीं चाहता। तभी मेरी शेखर से ये कहने लगती है कि सर, मेरे पास प्रभाकर के खिलाफ एक जबरदस्त सबूत है, जिससे आप प्रभाकर को अपनी उंगलियों में नचा सकते हो। मुझे पता है आपके 2 आदमी प्रभाकर की गिरफ्त में है। इस तरह से कहते हुए मेरी के पास जो सबूत है वो शेखर को बताने लगती है कि प्रभाकर ने एक डायरेक्टर को मार दिया, उसका सबूत है। हालांकि मेरी के पास इसका सबूत नहीं है, लेकिन शेखर को ऐसा भरोसा दिलाती है। बदले में इन तीनों को सेफली यहाँ से भेजने के लिए कहती है। सो शेखर कंफर्मेशन पाने के लिए प्रभाकर को कॉल करता है, उस वीडियो के बारे में बात करने लगता है। प्रभाकर हक्का बक्का रह जाता है। तब जाके शेखर को पक्का यकीन होता है कि हाँ, मेरी के पास प्रभाकर के खिलाफ सबूत है। उसके बाद मेरी शेखर से कहने लगती है कि सर, वो सबूत किसी जगह पर सेफली है, अगर आप हम लोगों को यहाँ से भेज दोगे तो मैं वो सबूत आपको दे दूंगी। उसके बाद शेखर बाबू इन तीनों को खाना वाना खिलाता है। इसी बातों ही बातों में मेरी शेखर से कहने लगती है कि ये तीनों अनाथ है। ये सुनने के बाद शेखर बाबू और पिघल जाता है। डिसाइड हो जाता है कि ये पक्का इन तीनों की हेल्प करेगा। थोड़ी देर बाद जब मेरी अपना हाथ धोने के लिए साइड में आती है, तभी मेरी शेखर बाबू से कुछ बातें सुनती है। किसी से फोन में बात करने लगता है। अरे यार, अभी भी मेरे पास 3 ताज़ा मछलियाँ आई है, खुद ब खुद। बहुत अच्छा माल है उनके अंदर, बहुत पैसा मिलेगा। सो शेखर जिस तरह से बात कर रहा था, उसकी बातें सुनने के बाद मेरी को ये बात पता चलती है कि बचपन में शेखर उसके आदमी ही इनके ऑर्फनेज आए थे। शेखर ही मेरी की माँ को मार दिया। मतलब यहाँ पर शेखर ह्यूमन ऑर्गन्स का बिजनेस करता है। खैर थोड़ी देर बाद मेरी शेखर के पास आकर कहने लगती है कि सर, हम तीनों जाकर उस सबूत को लेकर आते हैं। शेखर कहने लगता है कि इन दोनों को यहीं पर रहने दो, मेरी तुम जाओ। प्रभाकर तुम तीनों के लिए ढूंढ रहा होगा ना, तुम अकेले काफी हो। सो शेखर मेरी के साथ साथ अपने आदमी अपी को भेजता है। पहले तो मेरी प्रभाकर के घर आती है। अपी से कहने लगती है कि वो सबूत प्रभाकर के घर में ही है। प्रभाकर के घर से बाहर आने के बाद मेरी एक मेडिकल स्टोर जाती है, एक छोटी सी चाकू को खरीदती है। फाइनली मेरी दोबारा राजू और बादशाह के पास आती है। उनको एक मेमोरी कार्ड दिखाती है कि अब इसके पास सबूत है। दोनों पूछने लगते हैं कि ये सबूत कहाँ का। मेरी जो हुआ वो बताने लगती है कि थोड़ी देर पहले मेरी प्रभाकर के घर गई थी। उस वक्त घर में प्रभाकर नहीं था, उसकी वाइफ थी। और प्रभाकर की वाइफ को ये यकीन दिलाने लगती है कि प्रभाकर ने जिस डायरेक्टर को मारा वो डायरेक्टर मेरी का भाई है। प्रभाकर और उसकी वाइफ ने मिलकर इसके भाई को मार दिया। लेकिन मेरी उस लड़की से कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम इस केस में नहीं फंसोगी, तुम्हारा हस्बैंड फंसेगा, तुमको बस अपना बयान देना होगा। सो ये लड़की मान लेती है। मेरी उस लड़की की स्टेटमेंट को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। इस तरह से मेरी प्रभाकर के खिलाफ खोया हुआ सबूत दोबारा हासिल कर लेती है। उसके बाद मेरी राजू और बादशाह से कहने लगती है कि ये शेखर बाबू ठीक इंसान नहीं है, ये वही है जो बचपन में हमको अनाथ किया। शेखर हम तीनों को मार के हमारे बॉडी पार्ट्स को बेचने वाला है। लेकिन सडनली ये तीनों अब यहाँ से भाग नहीं सकते। खैर थोड़ी देर बाद शेखर बाबू मेरी राजू बादशाह को किसी हॉर्बर ले जाने लगता है, मतलब दूसरी जगह पर ले जाने लगता है। वहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल ही होता है। ये देखकर मेरी को पक्का यकीन हो जाता है कि शेखर इन तीनों को मार के इनके ऑर्गन्स को निकालने वाला है। उसी तरह शेखर इन तीनों के सामने अपने असली चेहरे को रखता है।
क्योंकि ये तीनों अनाथ है, अगर इन तीनों को मार भी दिया कोई भी नहीं पूछेगा। शेखर की बातें सुनने के बाद मेरी इस पर हंसने लगती है। तभी वहाँ पर सीआई प्रभाकर एंट्री देता है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मेरी बाहर गई थी, मौका देकर प्रभाकर को कॉल किया और तब तक प्रभाकर को ये बात पता चल चुकी थी कि उस लैपटॉप में कोई भी वीडियो नहीं है। मेरी कहने लगती है कि उस वक्त मेरे पास सबूत नहीं था, लेकिन अब मेरे पास सबूत है। तुम्हारी वाइफ ने ही अपना स्टेटमेंट दिया। अगर तुम्हारे डैश में दम है तो शेखर बाबू के पास आ जाओ, उसी के पास है तुम्हारा सबूत। इस तरह से मेरी प्रभाकर को चैलेंज करती है। अब ये पागल इंसान इसी की बात को सच मानकर यहाँ पर टपक जाता है। अपनी गन लेकर बिना वजह इधर उधर फायर करने लगता है, शेखर के आदमियों को मारने लगता है। फाइनली जब प्रभाकर शेखर को मारने ही वाला होता है, शेखर प्रभाकर से कहने लगता है, अरे रुको रुको, हम बैठकर बात कर लेते हैं ना। तुम इसकी बातों पर यकीन करने लगे, पहले तुम इस लड़की को मार दो, बाद में हम बात करेंगे। यह सुनने के बाद मेरी प्रभाकर से कहने लगती है कि देखो प्रभाकर, यही तुम्हारा अच्छा मौका है। पुलिस भी बहुत दिनों से शेखर की तलाश में थी, उसके खिलाफ सबूत को ढूंढ रही थी। अब तुम्हारे पास सबूत है। ये ऑर्गन्स का बिजनेस करता है इलीगली। अगर तुम इसको मार दोगे या गिरफ्तार कर दोगे तो तुमको प्रमोशन मिलेगा, मेडल मिलेगा। इस तरह से प्रभाकर को लालच देने लगती है। सो इसी बातों के दरमियान शेखर अपनी चाकू निकालता है प्रभाकर को मारने के लिए, लेकिन तभी मेरी अपनी छोटी चाकू लेकर शेखर के गले पर स्टैब कर देती है और वो भी विदिन सेकंड में। शेखर मर जाता है। उसके बाद मेरी प्रभाकर को वो सबूत, वो मेमोरी कार्ड दे देती है। प्रभाकर भी मेरी को 5,12,000 रुपए दे देता है, मतलब एक्स्ट्रा 12,000 कैमरे के। उसके बाद ये तीनों ठान लेते हैं कि ये तीनों इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। रेलवे स्टेशन के पास इंतजार करते रहते हैं। तभी एक छोटी बच्ची मेरी के पास आती है, इससे कुछ खाना मांगती है, लेकिन मेरी इस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद सीन 8 सालों बाद शिफ्ट होता है मुंबई, और मुंबई में कुछ पुलिस वालों की नजर कुछ ऑर्फनेजेस पर पड़ती है, जिनका ये मानना होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस इलीगल काम करती है। उनमें से पहला ऑर्गेनाइजेशन का नाम संकल्प फाउंडेशन होता है। इसी की इंस्पेक्शन करने के लिए प्रभाकर हैदराबाद से मुंबई आता है। सो मुंबई आने के बाद प्रभाकर उन सारे ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट को देखता है तो पहले नंबर पर संकल्प होता है और इस फाउंडेशन को चलाने वाली का नाम होता है कौशल्या देवी। लेकिन ये कौशल्या और कोई नहीं, मेरी होती है। उसके बाद संकल्प फाउंडेशन वाले खुद प्रभाकर को हेलीकॉप्टर भेजते हैं उसको रिसीव करने के लिए, क्योंकि प्रभाकर को हर एक फाउंडेशन की इंस्पेक्शन करनी होती है। मेरी का ये फाउंडेशन देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उस ऑर्फनेज में बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, अब नॉर्मल होते हैं। उन सारे बच्चों को शेल्टर देती रहती है, उनको पढ़ाती है, उनका फ्यूचर बनाती रहती है। फाइनली प्रभाकर मेरी से आ मिलता है। मेरी को इस पोजीशन में देखकर प्रभाकर सोचने लगता है कि 8 साल पहले ही प्रभाकर ने मेरी का कुछ नहीं उखाड़ पाया, इतने सालों बाद अब ये मेरी का क्या उखाड़ेगा। सो कैजुअली मेरी से बात करने लगता है कि मेरी यहाँ तक कैसे पहुँची। मेरी कहने लगती है, मैंने कहा था ना, मेरे कुछ ड्रीम्स है और जो कोई भी मेरे ड्रीम्स के सामने आया मैं उसको कुचलती चली गई, उसको मारती चली गई। मेरा बस एक अच्छा सा संकल्प है, मैं उसी को पूरा कर रही हूँ। प्रभाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों, आपने गौर किया कि इस मूवी में ऐसी कौन सी अजीब बात है? एक्चुअली वो बात है स्मार्टफोन। इस मूवी में किसी भी बंदे ने स्मार्टफोन को यूज नहीं किया। सारे लोग नोकिया का बटन्स का फोन यूज कर रहे थे, क्योंकि ये मूवी 2005 के दरमियान में चल रही थी। मतलब उस टाइमलाइन की कहानी है ये। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।